जोहार नमस्कार, मैं मनोज सरन ट्राइवेंडा टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने बात की सामाजिक सेविका जो है बासवी कीड़ो जी। ये महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं और सामाजिक गतिविधियां इनकी बहुत रही है। आज हमने इनसे बात की है आदिवासी समाज की जो बेटियां हैं उन्हें पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं। आदिवासियों की जो रूढ़िवादी परंपरा है उनके अनुसार बेटियों को जब विवाह हो जाता है तब उन्हें अपने पैतृक संपत्ति में किसी तरह की हकदार नहीं होती हैं। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आदिवासी समाज की महिलाएं भी समान रूप से संपत्ति की हकदार होती हैं। क्या कहते ही हैं बासवी कीड़ो, आइए सुनते हैं। दीदी, हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है। उन्होंने कहा है कि पैतृक संपत्ति, आदिवासियों की जो पैतृक संपत्ति है उसमें महिला भी समान का हिस्सेदारी का हकदार है। इसमें क्या कहना है आपका कि क्या आदिवासी समाज में पैतृक संपत्ति में महिलाओं को, बेटियों को हिस्सा मिलता है, मिलना चाहिए? जिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, मैंने उस ऑर्डर की कॉपी को गो थ्रू करने की कोशिश किया है। वो छत्तीसगढ़ के गोंड समुदाय के द्वारा दायर किया गया याचिका पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करके और फैसला दिया है। उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कि जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो कस्टमरी लॉज हैं उसका एविडेंस कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी में, पैतृक संपत्ति में आदिवासी महिलाओं को हक होने का जो कस्टमरी लॉज है उसका एविडेंस वो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाए। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1875 का सेंट्रल प्रोविंस लॉ एक्ट के आधार पर, 1875 के सेक्शन 6 के आधार पर उन लोगों ने फैसला किया है कि उसमें न्याय की बात है, जस्टिस की बात है, इक्वलिटी की बात है और गुड कॉन्साइंस की बात है। तो ये 3 आधार पे उन लोगों ने फैसला दिया है कि इक्वलिटी, जस्टिस और गुड कॉन्साइंस। मेरा ये कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना काम उन्होंने किया और कस्टमरी लॉज एविडेंस के तौर पे उनको प्रेजेंट नहीं किया जा सका, तो इसके कारण उनके सामने कोई उपाय नहीं था, तो उन्होंने 1875 के सेंट्रल प्रोविंस लॉ एक्ट के मुताबिक में फैसला दिया। मेरा ये कहना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये समझना पड़ेगा कि ट्राइबल कम्युनिटी एक एथनिक कम्युनिटी है, एक कबीलाई समुदाय है, परंपरागत समाज है और परंपरागत समाज के अपने बिलीफ सिस्टम हैं, अपनी मान्यताएं हैं और उनके अपने ट्राइबल सेल्फ रूल के सिस्टम रहे हैं। तो उसमें जो कस्टमरी लॉज हैं जिसमें औरतों को हक मिलता है, तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट को अपना भी ओरिएंटेशन करना चाहिए। ये लर्नेड लोग हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें रखते हैं, तो ट्राइबल की बुक भी इनको रखनी चाहिए। देखिए, WG आर्चर की किताब है ट्राइबल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आप देखेंगे कि संथाल समाज में ताबेन जोम की एक प्रथा रही है। ताबेन जोम क्या है? वो है एक हिस्सा है जमीन का जो आदिवासी औरत को मिलता है, चाहे वो औरत विवाहित हो, चाहे वो औरत अविवाहित हो, चाहे वो औरत विधवा हो या शादी हो के ससुराल गई है, ससुराल का पानी सूट नहीं कर रहा है, किसी कारण से वो बीमार रह रही हो, तो वैसी औरत वापस लौट के मायके आती है तो उसके पिताजी उसको एक हिस्सा देते हैं जमीन का, जो चुईरू चवली कहलाता है। जीने खाने पेट भरने के लिए, भरण पोषण के लिए वो पीस ऑफ लैंड होता है जिसको ताबेन जोम कहते हैं, जिसमें उस औरत का और उस औरत के बच्चे का हक होता है, उसके हस्बैंड का हक उसमें नहीं होता है। मैं बताती हूँ मनोज जी, आपको जान के हैरानी होगी, ये कस्टम अनरिटन है। आदिवासियों के जो कस्टमरी लॉज हैं, ओरल जो ट्रेडिशंस हैं, वो अभी भी रिटर्न में नहीं है, अनरिटन है। तो इस कारण से ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ जाती हैं कि चीज़ें लिखित नहीं है और सुप्रीम कोर्ट जो है लिखित चीज़ों को महत्व देता है, अलिखित परंपराएं, श्रुति परंपराओं को उनके संज्ञान में ही नहीं है कि दुनिया में, हमारे भारत देश में 20 करोड़ आदिवासी ऐसे समुदाय हैं जिनकी कई परंपराएं लिखित में नहीं है, अनरिटन है और वो उनकी प्रैक्टिस में है। तो जो सिस्टम, कस्टम प्रैक्टिस में है तो कम से कम उनको
उनको भी जानना चाहिए और उन लोगों को भी लर्न करना चाहिए और उसके आधार पे ही फैसले देने की कोशिश करना चाहिए। अनमैरिड जो डॉटर्स है, चाहे वो कुड़ुक समाज हो, मुंडा समाज हो समाज हो, खड़िया समाज हो, जो अनमैरिड डॉटर्स है उसको अपने पिता के उपज के उपभोग का पूरा अधिकार है। भाई भाभी उसको पिताजी के जमीन का एक हिस्सा देते हैं जिसमें वो उपज करती है, पैदा करती है, वो उसके उपज के उपभोग की अधिकारिणी होती है। उसमें वो भूखों नहीं मर सकती है और ना ही उसको भाई भाभी को ये अधिकार नहीं है कि उसको घर से भगा दे। कस्टमरी लॉज है, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि कुछ कस्टम कल्चर कई इलाकों में फॉलोज नहीं हो पा रहे हैं। डेवलपमेंट के बहुत सारे इश्यूज है, आदिवासी समाज पे बड़ा हमला है। आज जमीन और जंगल जिस तरीके से लूटे जा रहे हैं, तो ये कस्टम कल्चर आदिवासी समाज के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं रह जा रही है, खास करके औरतों को हक देने वाली बात। लेकिन जिन इलाकों में विकास की रोशनी नहीं पहुंची है और आदिवासी समाज अपने कस्टम कल्चर कम्युनिटी को लेकर ज्यादा संवेदनशील है, बिलीफ है, स्ट्रांगली प्रैक्टिस कर रहा है, वहां पर ये इनको राइट्स दे रहे हैं। उसमें अनमैरिड डॉटर्स को राइट मिल रहा है। कहीं कहीं पे थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। गड़बड़ी ये हो रही है कि जैसे एक टाण लैंड एक जगह एक औरत को दे दिया गया, तो टाण लैंड में वो धान उपजा के, सब्जी उपजा के अपना भरण पोषण नहीं कर सकती है। उसको भी उसी तरह का दोन और नंबर 1 खेत देना चाहिए जहाँ पे वो उपजा सके और अपना भरण पोषण कर सके। तो देखिए, ये जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं, कस्टमरी लॉज हैं, ये कहीं कहीं रिटर्न में कहीं भी नहीं है। देखिएगा तो डॉक्टर रोज केरकेटा है, उन्होंने खड़िया संस्कृति और इतिहास, खड़िया भाषा और इतिहास किताब जो लिखा है, उसमें उन्होंने एक जगह में अपनी बेटियों के अधिकार को इस तरीके से रिटर्न में लाया है। आपके एस.सी. रॉय की जो किताब है उराव इन छोटा नागपुर एंड मुंडाज इन देयर कंट्री, उसमें 228 या 223 पेज में कुछ इस तरह की चर्चा है। आपके जो एसपीटी एक्ट है और 1955 का जो एसपीटी एक्ट है और उसका जो उपबंध अधिनियम 1949 का आया है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, उसमें कहीं पर एक पेज में लिखा है कि डीसी के परमिशन से भाई अपनी बहन को जीने खाने के लिए कोई जमीन का हिस्सा दे सकता है। और उसमें देखिए कस्टमरी लॉ क्या बोलता है। कस्टमरी लॉ ये बोलता है कि जो मैरिड लेडी है, जो बेटी शादी होके जाती है, तो वो अपने हस्बैंड के लैंड की कस्टोडियन होती है। और अगर हस्बैंड मर गया तो बच्चे जो होंगे वो उस जमीन की देखरेख करेंगे, भरण पोषण उस जमीन से करेंगे, या जो भी चल संपत्ति होगी, अचल संपत्ति होगी, वो उसका होगा। अगर औरत दूसरी शादी कर लेती है तो वो फिर पहले पति के जमीन की कस्टोडियन नहीं रह जाती है, फिर वो जहाँ शादी करके सेकंड जाती है वहाँ उसका राइट होता है। तो आदिवासी समाज में जो कस्टमरी लॉ के सिस्टम है, तो चल और अचल ये 2 संपत्ति होती है। तो अचल संपत्ति में कस्टमरी लॉज इस तरीके से व्यवस्था दी हुई है। सब नॉर्मली आदिवासी समाज में चल संपत्ति अभी है, मुश्किल से पिछले 70 सालों में, 60 सालों में आदिवासी समाज जो पढ़ लिख कर मेनस्ट्रीमिंग हुआ है, नौकरी में है, बैंक बैलेंस रख रहा है, आपके गहने लॉकर्स रख रहा है, आपके फ्लैट्स ले रहा है, जमीन खरीद रहा है टाउन में अर्जित पैसे, अपने कमाए हुए पैसे से, तो वो चल संपत्ति में वो बेटियों को हक मिलना चाहिए। और मैंने देखा है कि टाउन में कई लोग हैं जो चल संपत्ति जिन्होंने बनाया है वो बेटियों को राइट्स दे रहे हैं। मतलब पैतृक संपत्ति में अपनी चल संपत्ति, पैतृक संपत्ति माने चल संपत्ति में, चल संपत्ति में वो अपनी राइट्स दे रहे हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि रांची में एक सिविल सर्जन है, रिटायर्ड हैं, तो वो और उनकी वाइफ भी जॉब करती है, तो उन लोगों ने संपत्ति अर्जित की, बेटे बेटी भी पढ़े लिख गए और वो लोग भी जॉब में हैं, लेकिन बेटी की जब उन्होंने शादी किया तो दामाद और बेटी को उन लोगों ने एक फ्लैट दिया है। तो इस तरह के कई उदाहरण हैं जिसमें वो आपको नहीं, उसमें तो फ्लैट मतलब एक तो गिफ्ट हो गया, वो गिफ्ट हो गया। अब हाँ, तो लेकिन बेटी जो को अपनी दिया ना, पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी जमीन बाप में, के अगर मान लीजिए कि पुश्तैनी जमीन है, तो क्या उस जमीन में बेटी की हक होनी चाहिए? वो अनमैरिड रहने से उसको राइट्स है, लेकिन मैरिड होने से पति के लैंड की वो कस्टोडियन तो होती मतलब है। नहीं, उसके हकदार नहीं है जो नहीं, अगर वो शादी नहीं हो पाती है किसी कारण से, तो नहीं, उसको तो पूरा हक है पैतृक समझ में आ संपत्ति रहा में। कि अगर लेकिन अगर शादी हो जाती है तो वो उसको पैतृक संपत्ति में मैरिड लेडी का हक नहीं है, पति के संपत्ति में वो मतलब जो अपनी आदिवासी समाज की जो परंपरा है, जो कस्टमरी लॉज है, वो यही है, वो यही वही है। तो आप इससे सहमत हैं कि हाँ बेटियों देखिए, को अगर वो विवाहित होके चली जा रही है और एक ये आदिवासी समाज जो है ये एक ट्रेडिशनल समाज है, परंपरागत समाज है, एंसेस्टर लैंड,
तो पैतृक संपत्ति में क्या होता है? लैंड होता है, पेड़ होता है, जंगल होते हैं, यही चीजें होती हैं। और वहां भी चल संपत्ति में मुर्गे हैं, बकरियां हैं, सुअर हैं, गाय हैं, उसमें औरत को हक मिलता है, स्त्री धन के रूप में बोला जाता है। लेकिन अगर किसी भी आदिवासी समाज में जाएं तो परिवार में बोलेंगे तो इतनी मुर्गी बेटी का है, इतना मुर्गा बेटा का है, इतना बकरी बेटा का है, इतना बकरी बेटी का है। तो वो चल संपत्ति में उसको राइट तो मिलता ही है। और बेटी अगर अनमैरिड रहेगी तो बाप की संपत्ति का उपभोग करती है, लेकिन मैरिड होने के बाद पिता की संपत्ति में उसको राइट्स नहीं मिलता है। फिर वो जो ससुराल में जाती है तो वहाँ वहां पे वहाँ के मिलता हकदार है। हो जाते हाँ, और अगर कम्युनिटी ये सोचे, कम्युनिटी ये डिसाइड करे तो वो कम्युनिटी की बात है, लेकिन कस्टमरी लॉ ये नहीं है। तो अभी हमने बात किया समाज के ही एक सज्जन से, उनकी भी मैंने इंटरव्यू की कि जब अगर केवल बेटियां ही हैं और संपत्ति का बंटवारा नहीं होता है, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों में दामाद बैठाने का भी नियम है समाज के द्वारा, हाँ, कि दामाद को वो हक दिया जा सकता है बेटी घर को। जमाई लाते हैं, और घर जमाई की केवल बेटियां अगर घर में है तो, और उनको लगता है कि बेटियों को शादी करके दूसरी जगह नहीं भेजे और दामाद को ही बुला के यहाँ रख ले, तो उस तरीके का दामाद भी ढूंढते हैं कि दामाद आए और घर जमाई के रूप में रहे। तो दामाद के भी संथाल समाज में दो प्रथा है, घर जमाई और घरदी जमाई। तो घर जमाई जो होगा वो स्थायी तौर पे होता है, और घरदी जमाई शायद कोई शॉर्ट टाइम के लिए होगा कि जब तक माता पिता जिंदा है और प्रॉपर्टी की देख रेख करना है तब तक के लिए आना है। तो इस तरीके का कुछ सिस्टम है। और घर जमाई की प्रथा तो सभी में है, अगर केवल बेटियां हैं तो वो है, और वो फिर बेटियों को पूरा संपत्ति दामाद के साथ में वो उपभोग करती हैं। तो ये तो है प्रथा। तो जो अगर आपने जमाई की बात निकाली, आपने जो जमाई प्रथा की बात कही, तो अगर ये हिसाब किताब देखेंगे तब तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी में राइट तो है बेटियों का, कि घर जमाई ला के उनको राइट्स देते हैं। लेकिन ये मतलब मानती हैं कि जो आदिवासी समाज की रूढ़िवादी जो परंपरा रही है कि बेटियों को इसमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगा, जमीन पे कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगा जब तक कुंवारी है, ऐसा जब लोग, तक, हाँ, मतलब देखिए, तो आप इससे सहमत हैं कि जो सिस्टम जो चली आ रही देखिए है परंपरा, कस्टमरी लॉ है ना, वो भी फॉलोज नहीं है। जो कस्टम कल्चर जो भी बना हुआ है, जिसमें अनमैरिड डॉटर्स को भी जो मिलना है, या मैरिज होने के बाद में पति की कस्टोडियन होती है, तो वहां भी बहुत जगहों पे झंझट नहीं है। तो बहस तो अभी तो छिड़ी गई है कि नहीं, बेटी को बहस तो छिड़ गई है, लेकिन इसी बहस में भी तो ये बातें आती है ना कि कस्टमरी लॉ के बारे में देखिए, ट्राइबल लीडर्स लोग को भी पता नहीं है। जो ये कस्टम कल्चर जो है ना, अनरिटन है, और बेटी को, अनमैरिड बेटी को जो राइट्स मिलता है, जो मैरिड बेटी है वो अपने पति के लैंड की कस्टोडियन होती है, ये सब कितने ट्राइबल लीडर को पता है? मुझे बताइए ना। और किस समुदाय के आदिवासी लीडर को इतनी गहरी जानकारी है अपने समाज की? तो जब मैं ये काम कर रही थी तो मेरी एक किताब आई थी 2003 में, ताबेन जोम। माननीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी ने उस किताब का लोकार्पण किया था 2003 में। उन्होंने भी मेरे से पूछा था कि ये ताबेन जोम क्या है, आपको कैसे पता चला? तो मैंने कहा कि आपके समुदाय से पता चला। ट्राइबल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो डब्ल्यू आर्चर की किताब का जिक्र मैं कर रही हूँ, उसमें ताबेन जोम के बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं कि किस तरह से औरतों को ताबेन जोम मिलता रहा है। और संथाल समुदाय में बहुत फेमस वो निर्मला है, पोएट है, उनको भी ताबेन जोम मिला है। उनकी माँ को तो वो अपनी जमीन में अपना घर बना के, ऑफिस बना के काम करना चाह रही थी, चाचा लोगों ने प्रॉब्लम किया तो वो गलत किया, क्योंकि कस्टमरी लॉ में ताबेन जोम है जो बेटी का है, वहां पे कोई मेल जो लीनियज है, जो पुरुष उत्तराधिकार है, उनका हक नहीं है, लेकिन वो रोकते हैं। आखिरी सवाल मतलब यही है कि बासवी दी जो आप समाज में इतना घूमती हैं, बहुत ज्यादा गतिविधियां रही हैं, आप अपने तरफ से व्यक्तिगत रूप से बताइए कि क्या जो परंपरा चली आ रही है, रूढ़िवादी जो परंपरा है आदिवासी समाज की, कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं है, उनको हिस्सा नहीं मिलेगा, इससे सहमत हैं या नहीं? देखिए, पैतृक संपत्ति में बेटियों के लिए जो कस्टमरी राइट्स हैं अभी, वो फॉलो होने चाहिए। मतलब जो चली आ रही है परंपरा वो अभी फॉलो होना चाहिए। और ये समाज अभी बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है। विकास के नाम पर जो जंगल और जमीन लूटी गई, जो जीनोसाइड हुआ, तो उसके कारण समाज अभी एजेंडा बदल गया कि भाई पहले जंगल और जमीन तो बचाओ, उसके बाद तो कस्टम कल्चर मेंटेन होगा। तो ये समाज अपने को भीतर से बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है। विकास के नाम पर इस समाज में जो बाहरी और भीतरी हमले हुए, इसने पूरी सभ्यताओं को नष्ट किया है। आज देखिए, आदिवासी बड़े तादाद में, अगर पूरे भारत की आप बात करेंगे, 8 से 10 करोड़ आदिवासी 1947 के बाद से लेके अभी तक विकास के नाम पे उजाड़ दिए गए और बसाए नहीं गए।
आज 20% आदिवासी भी बढ़िया तरीके से रिहेबिलिटेट नहीं हो पाया। तो वो समाज जो एक असुरक्षित महसूस कर रहा है, जिसके कस्टमरी लॉज कोडिफाइड नहीं है, अनरिटन है, उस समाज से आप उन पे और कितना दबाव बनाना चाहते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगी कि जो कस्टमरी लॉ है उसको समझना चाहिए। पेशा जो कानून है उसमें मुंडा मानकी के सिस्टम है, पढ़ा राजा है, डोकलो सोहर है, माझी हड़ाम है, उनकी व्यवस्थाएं अगर चलती रहती तो आदिवासी महिलाओं को जो हक मिलता है वो बिल्कुल मिलता रहता। आप देखिए, ये इतना मानवीय और इतनी उदात्त सभ्यताओं वाला समाज है कि जब शिकार करने जाता है तो वो कुत्ते को भी उसका हक देता है। तो वो समाज औरत को हक ना दे, इसके हक देने के स्वरूप अलग हैं। कस्टमरी लॉज में जो मैंने बताया कि अनमैरिड डॉटर का है, मैरिड का यहाँ पर है, तो एक व्यवस्था तो बनी हुई है ना समाज में, तो उस व्यवस्था का फॉलो होना चाहिए, ये मेरा कहना है।